हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आरबीडब्ल्यूएम डिकोडर सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई डीकोड करने से मेरा मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे पहले एक एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस एमसीक्यू के थ्रू कंसर्न्ड टॉपिक को रिट्रेस करने की कोशिश की जाती है। मतलब हम लोग यहाँ पे अल्टीमेटली रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट को जो हो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। अब आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी मॉडल्स के बारे में, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। सो विद रेफरेंस टू द डिलीवरी मॉडल्स इन रिटेल बैंकिंग, consider the following statements. Your statements are: retail banking operates on the philosophy customer is king. Delivery effectiveness in physical channels depend primarily on the person delivering the services. Internal customers refer to the external clients who avail the banking services. Specialized marketing personnel and direct selling associates are the key human interventions in physical channels. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. So what should be the right answer? The right answer here will be option number B. अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो फ्रेम किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी मॉडल्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कस्टमर्स को जो है वो अलग अलग तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट बोल रही है वो बोल रही है रिटेल बैंकिंग ऑपरेट ऑन द फिलोसफी दैट कस्टमर इज किंग। अब हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। भाई अब इन वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स को वॉल्यूम नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन्हीं वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स की हेल्प से जो रिटेल बैंक्स हैं वो अपने लिए प्रॉफिट भी फैच कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेंगे तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू मेक द प्रॉफिट एंड ऑल्सो टू अचीव द ग्रोथ फॉर रिटेल बैंक गाइस। सो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिटेल बैंकिंग ऑपरेट करती है ऑन द फिलोसफी दैट कस्टमर इज किंग। सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? डिलीवरी इफेक्टिवनेस इन फिजिकल चैनल प्राइमरली डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द पर्सन डिलीवरिंग द सर्विसेज। अब देखिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है वो हम लोग अलग अलग तरह से प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी बोल देते हैं, या फिर फिजिकल चैनल्स के थ्रू जिनको हम लोग डायरेक्ट चैनल्स भी बोल देते हैं। भी तो जब भी हम लोग फिजिकल चैनल के थ्रू अपने सर्विसेज को डिलीवर करते हैं तो जो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं इन द डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जो है सर्विसेज को कितना इफेक्टिवली डिलीवर कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाती है। आफ्टर दैट इंटरनल कस्टमर रेफर टू द एक्सटर्नल क्लाइंट हु अवेल द बैंकिंग सर्विसेज। भी अब देखिए इंटरनल कस्टमर हम लोग जो है उन इंडिविजुअल्स को बोल देंगे हु आर दी वर्किंग स्टाफ ऑफ द बैंक गाइस। मतलब जो ब्रांच के इंप्लॉइज हैं दोज विल बी कंसिडर्ड एज द इंटरनल कस्टमर। अपार्ट फ्रॉम दोज द मार्केटिंग टीम विच इज इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दोज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर भी। बट एक्सटर्नल क्लाइंट्स को हम लोग जो इंटरनल कस्टमर नहीं बोलेंगे। दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल एंड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स आर द की ह्यूमन इंटरवेंशंस इन फिजिकल चैनल। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो तीन तरह के ह्यूमन इंटरवेंशन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, उनमें से दो के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो द करेक्ट वन। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब हम लोग डिटेल में समझते हैं कि डिलीवरी मॉडल्स क्या हैं और क्या कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंटरवेंशन देखने के लिए मिलते हैं गाइस विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल चैनल्स भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जो है कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पे कस्टमर अगर खुश है, कस्टमर अगर डिलाइटफुल है, देन वी विल बी एबल टू मेक द प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग एंड वी विल बी ऑल्सो एबल टू अचीव द ग्रोथ इन रिटेल बैंकिंग भी। तो इसीलिए कस्टमर इज अ किंग इस फिलॉसफी के ऊपर जो है वो रिटेल बैंकिंग ऑपरेट करती है। अब जब भी हम लोग यहाँ पे फिजिकल चैनल्स के थ्रू अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करते हैं तो जो डिलीवरी की इफेक्टिवनेस है उसको मेजर किया जाता है उन इंडिविजुअल्स के द्वारा हु आर इन्वॉल्व इन द डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज भी। ठीक है, अब सर्विस डिलीवरी के अंदर किस तरह से जो इंडिविजुअल्स हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल चैनल्स अगर बात की जाए
तो देखिए सर्विस डिलीवरी के केस में हम लोग देख पाते हैं कि सर्विसेज जो है वो डिलीवर की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रांच या फिर बियॉन्ड ब्रांच लेवल के ऊपर। अब ब्रांच लेवल के ऊपर जो ब्रांच का स्टाफ है, द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द ब्रांच, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसी तरह से जो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स है, दोज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज एट द ब्रांच लेवल। डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स जो रहते हैं, दीज आर जनरली द MBA प्रोफेशनल्स, ठीक है, हु आर हैविंग एक्सपर्टीज इन द मार्केटिंग फील्ड भी। सो दीज आर द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस एट द ब्रांच लेवल। अब बियॉन्ड ब्रांच लेवल के ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स जिनको हम लोग DSA भी बोल देते हैं, ठीक है। सो दीज आर हायर्ड ऑन अ फी बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर। इनका काम क्या होता है कि भाई ये सेलिंग को पुश करें, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना इनका जो मेजर काम होता है, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशंस की विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल चैनल्स। तो देखिए किस किस तरह से 3 ह्यूमन इंटरवेंशंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहली जो ह्यूमन इंटरवेंशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कस्टमर। इंटरनल कस्टमर कौन हो जाएंगे? जो ब्रांच का स्टाफ रहता है। अभी जो ब्रांच का स्टाफ रहता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरनल कस्टमर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा बैंक के द्वारा, तो सबसे पहले जो ब्रांच का स्टाफ है उसी को वो प्रोडक्ट और सर्विस यूज करने के लिए देंगे, क्योंकि वहीं से रिस्पॉन्स समझ आ जाएगा कि भाई मार्केट में हम लोगों को जो क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का गाइस। सो इंटरनल कस्टमर इज द इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल चैनल। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स। अब ये जो स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स हैं, दीज आर एक्चुअली द MBA प्रोफेशनल्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, जिनकी एक्सपर्टीज होती है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विस को किस चैनल के थ्रू मार्केट करना है, व्हाट विल बी द राइट टाइम टू मार्केट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, सो दैट जो कस्टमर है वो अट्रैक्टेड फील हो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के प्रति। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल चैनल। थर्ड ह्यूमन इंटरवेंशन इज डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स, जिनको हम लोगों ने देखा कि भाई जो फी बेस्ड कंपनसेशन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हायर किया जाता है, और इनका काम क्या होता है? प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना, गाइस, बिजनेस लेकर के आना एक बैंक के लिए। आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं पहले ब्रांच के स्टाफ के बारे में। जो हम लोगों ने 3 ह्यूमन इंटरवेंशंस पढ़ी उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं ब्रांच के स्टाफ के बारे में। तो देखिए रिटेल बैंकिंग के अंदर जो ब्रांच का स्टाफ है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटायर डिलीवरी प्रोसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रांच का जो स्टाफ है वो रेगुलर वे के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है कस्टमर के साथ में। उसको पता है कि डे टू डे नीड्स क्या है कस्टमर की, और किन सिनेरियोज के अंदर जो कस्टमर है वो डिलाइटफुल फील करेगा, कब वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा, कब वो सेटिस्फाइड फील करेगा। तो इसीलिए जो ब्रांच का स्टाफ है वो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है जब भी हम लोग डिलीवरी मतलब सर्विस डिलीवरी की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि एफिशिएंट डिलीवरी हो सर्विसेज की, तो जो ब्रांच का स्टाफ है उसमें क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सो जो ब्रांच का एम्प्लॉई है दैट शुड बी एबल टू क्रॉस सेल द राइट प्रोडक्ट टू मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। मतलब जो ब्रांच का एम्प्लॉई है उसको पता होना चाहिए कि कौन से कस्टमर की क्या नीड है, जिस नीड को अभी मुझे सेटिस्फाई करना है, और कौन सी ऐसी वो नीड है जिसको फ्यूचर के अंदर केटर करना है बट अभी मैं उसको एड्रेस कर सकता हूँ। जैसे मान लो कोई एक कस्टमर है, वो एक बैंक के अंदर आता है, वो बोलता है कि मुझे जो है वो अपना एक रेकरिंग डिपॉजिट जो है ओपन अप करवाना है, रेकरिंग डिपॉजिट ओपन अप करवाना है, ठीक है। बैंक के एम्प्लॉय बोलते हैं सर ठीक है आपका रेकरिंग डिपॉजिट ओपन अप कर देते हैं, हर महीने कितने पैसे डालेंगे आप? उन्होंने बोला कि मैं हर महीने जो है वो 5,000 रुपये इस RD के अंदर डालूंगा। अभी आपने जब उनसे बात की तो आपको समझ आया कि भाई वो फ्रीक्वेंटली बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने उनको बोला कि सर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते तो वाई डोंट यू ऑप्ट फॉर अ ट्रैवल कार्ड? आपको जो है वहाँ पे लॉन्च वगैरह का एक्सेस मिल जाएगा, एयरपोर्ट वगैरह के ऊपर आप लोग अगर फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं कार्ड के थ्रू तो आप लोगों को जो है वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, कंसेशन मिल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या किया कि उसके करंट नीड को तो एड्रेस कर ही लिया, साथ ही साथ में उसकी फ्यूचर नीड को भी एड्रेस कर लिया, क्योंकि उसको कभी ना कभी ट्रैवल कार्ड की जरूरत पड़नी थी, क्योंकि ही इज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट टू मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। आफ्टर दैट पोस्ट सेल सर्विस फॉलो अप फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल एंड फॉरगेट करके हम लोगों ने जो है वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को भूल जाना है या कस्टमर को भूल जाना है। जो ब्रांच का स्टाफ है उसको रेगुलर फॉलोअप लेना है कि सर आपने जो हमारा डेबिट कार्ड लिया था उस डेबिट कार्ड के यूसेज के ऊपर आप लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। तो क्या आप लोगों को पता है कि रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं? आप लोग यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट और सर्विस और नॉट? सो दिस इज पोस्ट सेल सर्विस फॉलोअप। आफ्टर दैट
कस्टमर की प्रोफाइल को समझना पड़ेगा ब्रांच के स्टाफ को, उसका इनकम लेवल क्या है, कितनी उसकी इनकम है, क्या वो सैलरीड एम्प्लॉइज है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, मतलब उसके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, उसके कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रखी है, ठीक है। इसके अलावा उसकी नीड क्या है, फाइनेंशियल कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट है और वो कौन सी लाइफ स्टेज में है। लाइफ स्टेज मतलब क्या वो यंग एज कस्टमर है, ओल्ड एज कस्टमर है या फिर वो एक मिड एज कस्टमर है। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स जो कस्टमर है उसके बारे में एक बेटर एनालिसिस किया जा सकता है बाय द ब्रांच एम्प्लॉय। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कस्टमर एम्पैथी। तो कस्टमर एम्पैथी का मतलब क्या होता है, पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ कस्टमर एंड लुकिंग एट द सर्विस डिलीवरी फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव। कि भाई अगर आप कस्टमर की जगह होते, मतलब ब्रांच का स्टाफ, ब्रांच का इंप्लॉई अगर कस्टमर की जगह होता और उसको अगर मना कर देते कि भाई आपको जो है वो पासबुक नहीं दी जाएगी आपके सेविंग अकाउंट के साथ में, तो उसको कैसा फील होता है, इसको बोलते हैं एम्पैथी, भाई कस्टमर एम्पैथी। सो दिस शुड बी प्रेजेंट विद इन द ब्रांच एम्प्लॉय। आफ्टर दैट इंश्योरिंग द कस्टमर अंडरस्टैंड्स द प्रोडक्ट। अब आपने कस्टमर को जो है वो क्रेडिट कार्ड तो प्रोवाइड कर दिया, बट आपने बताया ही नहीं कि उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो कितनी है, ठीक है। आप अगर उस लिमिट का मिसयूज करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी, आप अगर इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर जो अमाउंट है उसको रीपे नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी। तो ये भी इंश्योर करना कि कस्टमर को प्रोडक्ट समझ आ गया है, सिर्फ उसको चिपकाने, मतलब प्रोडक्ट चिपका ना दे सिर्फ ब्रांच का इंप्लॉय जो हो कस्टमर को, ठीक है। रॉ भाषा में यूज कर रहा हूँ, चिपकाना मतलब कि जस्ट सेलिंग के ऊपर फोकस ना करे। आफ्टर दैट एटीट्यूड फॉर द कस्टमर सर्विस एंड द कंसेप्ट ऑफ टीम इन कस्टमर डिलीवरी। तो जो ब्रांच का इंप्लॉय है उसका एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, और जो मल्टीपल ब्रांच के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स को जो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर परफॉर्म करना है, सो दैट एक बेटर एनालिसिस कस्टमर का हो पाए और कस्टमर को सेटिस्फाई फील करवाया जा सके भी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी देयर विद इन द ब्रांच एम्प्लॉय या फिर ब्रांच स्टाफ। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर के बारे में। अब देखिए हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग के अंदर जो एक ड्रामेटिक चेंज को नोटिस किया है, पर्टिकुलरली इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा जब फॉरेन बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की एंट्री होती है, और इन्हीं वजह से, इन्हीं फॉरेन बैंक और इन्हीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वजह से हम लोगों को देखने के लिए मिला कि भाई हाईलाइट किया गया नीड को कि भाई डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर की ज़रूरत है अब अगर आप लोगों ने बैंकिंग एनवायरनमेंट में सस्टेन करना है। अब व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स? सो दीज आर दी स्पेशलाइज्ड MBA प्रोफेशनल्स जिनको कैंपस से रिक्रूट किया जाता है, और इनका जो परफॉर्मेंस कंपनसेशन स्ट्रक्चर रहता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहता है। अभी जिस अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस होगी उसी अकॉर्डिंग उनको जो कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी फ्रॉम द बैंक एंड। अब ये जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर रहता है इसमें कुछ अमाउंट फिक्स्ड रहता है और कुछ कंपोनेंट जो है वेरिएबल रहता है। वेरिएबल जो है वो जो वेरिएबल कंपोनेंट रहता है वो डिपेंड करता है कि जो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, उस अकॉर्डिंग वेरिएबल पार्ट जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है गाइस। अब ये जो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर्स रहते हैं ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दीज आर हैविंग स्पेशल मतलब एक्सपर्टीज इनकी रहती है विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग एक्टिविटीज। इनको पता होता है कि कौन सी मार्केटिंग कैंपेन हम लोगों को कब रन करनी है, किस चैनल के थ्रू रन करनी है। सो दीज आर हैविंग द एक्सपर्टीज इन मार्केटिंग एक्टिविटीज। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज कि क्या कुछ एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल मार्केटिंग मैनेजर है जो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर की तरह एक्ट कर रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट इंडिविजुअल? सो ही शुड हैव अ मार्केट इंटेलिजेंस। मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि उसको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या हम लोगों को जो डिमांड देखने के लिए मिल रही है, अभी किस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड है, क्या इन्फ्लेशन है मार्केट के अंदर या फिर नहीं है, क्या हम लोगों को इस टाइम के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है कि जो इकोनॉमी है वो बूम फेज में है या फिर रिसेशन फेज में है, लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है, उसी अकॉर्डिंग जो है इसको फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की भी। तो मार्केट की एक इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और वो भी ऑन द रियल टाइम बेसिस। आफ्टर दैट पोटेंशियल सोर्सिंग, मतलब डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर को पता होना चाहिए कि किस तरह से उसको अपने पोटेंशियल कस्टमर को जो सोर्स करना है, कहाँ पे उसको वो कस्टमर मिलेगा, कौन से एरिया में, कौन से एज ग्रुप के अंदर, कौन सा जो सेगमेंट ऑफ कस्टमर है दैट कैन बी अ पोटेंशियल कस्टमर फॉर द बैंक, वो पता होना चाहिए डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर को। इसके अलावा प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर तो किए जा रहे हैं बट किस तरह से उनको बेटर प्रेजेंट करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है। सो डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको ये पता हो। आफ्टर दैट राइट सेलिंग टू द टारगेटेड कस्टमर ग्रुप, मतलब जो राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है वो टारगेट किया जा सके टू द राइट कस्टमर ग्रुप। सेल्स को कन्वर्ट करना, क्लोजिंग लीड विद द सेल्स, मतलब फाइनल कन्वर्जन करना कस्टमर्स की इन द सेल्स। कंप्लायंस को चेक करना विद द सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स के भी जो सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं क्या वहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड्स मीट
किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं, ये इंश्योर करना। आफ्टर दैट फॉलोइंग अप विद द ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। अब देखिए मार्केटिंग और जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है ये बहुत ही क्लोज टाई के अंदर जो है वो क्लोज रिलेशन के अंदर ऑपरेट करते हैं मार्केटिंग और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के साथ में भी कोऑर्डिनेट करना है डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर को। इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है इन द लॉयल्टी फैक्टर ऑफ द कस्टमर, और एडिशनल सेल्स भी एक बैंक के लिए जनरेट करनी है, क्योंकि एक अच्छा रिलेशन होगा तो जो बैंक का कस्टमर है वो हमेशा बैंक के पास ही आएगा किसी भी तरह के प्रोडक्ट और सर्विस को अवेल करने के लिए, विच कैन सेटिस्फाई हिज फाइनेंशियल नीड। और इससे हम लोग कस्टमर के लॉयल्टी फैक्टर को तो मेंटेन कर ही पाएंगे अगर अच्छा रिलेशनशिप है, साथ ही साथ बैंक जो है वो एडिशनल सेल्स भी जनरेट कर पाएगा बाय क्रॉस सेलिंग द प्रोडक्ट्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के बारे में, विच इज अ थर्ड ह्यूमन इंटरवेंशन इन केस ऑफ फिजिकल डिलीवरी चैनल्स। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स क्या हैं? दीज आर द एजेंसीज जिनको बैंक के द्वारा अपॉइंट किया जाता है टू सोर्स बिजनेस फॉर देम ऑन द फी बेसिस, मतलब बैंक के लिए बिजनेस सोर्स करके लाते हैं ये। और ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का कंसेप्ट है इट वाज पायनियर्ड बाय द फॉरेन बैंक ओनली गाइस। अब किस तरह से ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं फंक्शन करते हैं? सो दीज आर प्राइमरली एंगेज्ड इन सोर्सिंग द क्रेडिट कार्ड एंड रिटेल लोन, मतलब क्रेडिट कार्ड के कस्टमर लाना और लोन के कस्टमर लाना, पर्टिकुलरली रिटेल लोन के कस्टमर लाना, ये मेजर काम रहता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का भी। ठीक है, अब इनके द्वारा ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं ये फर्दर अपॉइंट करते हैं फील्ड पर्सनल्स को, जो कि फील्ड में जा करके जो है वो सर्वे करते हैं, सर्च करते हैं कस्टमर्स के लिए। एंड दीज आर सप्लीमेंटेड बाय द टेलीकॉलर्स, जो कि कॉल करते हैं कि सर आपके अकाउंट पे इतने अमाउंट का लोन जो है अप्रूव हो गया है। सो दोज आर सप्लीमेंटेड इंडिविजुअल्स विच आर अपॉइंटेड इन द डीएसए मॉडल गाइस। आफ्टर दैट दे स्टार्ट द मार्केटिंग प्रोसेस। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं ये मार्केटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, फॉलो अप करेंगे कस्टमर के साथ में, और फाइनली जो कस्टमर है उसको सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। बट यहाँ पे जो स्क्रूटनी और जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन की जानी है बाय फॉलोइंग द केवाईसी गाइडलाइंस, दैट विल बी डन बाय द बैंक इटसेल्फ गाइस। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब क्या कुछ हम लोगों को इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स? तो सबसे पहला इशू देखने के लिए मिलता है मिस सेलिंग का। अब कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है उसको मिस सेल कर दिया जाता है क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स को भी। जैसे कस्टमर को बोला कि एनुअल फी आपसे जो है वो नहीं ली जाएगी। अब एनुअल फी सिर्फ पहले साल की नहीं ली जाएगी, अगले साल से एनुअल फी ली जाएगी। तो ये क्या हो गया? मिस सेलिंग होगी, जिस वजह से जो कस्टमर है वो डेट ट्रैप में फंस सकता है। डेट ट्रैप क्या होता है? मतलब एक लोन को लेने के लिए कस्टमर को और लोन लेना पड़ सकता है, तो जिस वजह से कस्टमर जो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। अब यहाँ पे जो लोन की प्राइसिंग है, प्राइसिंग क्या होती है लोन के केस में? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है वही प्राइसिंग हो जाती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज किया जाएगा वो भी कई बार जो सही से बताया नहीं जाता है कस्टमर को। सो दिस इज अ इशू विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। इसके अलावा रेप्यूटेशनल रिस्क। अब देखिए हालांकि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को हायर जो है बैंक के द्वारा किया जा रहा है ऑन अ फी बेस्ड इनकम, बट अगर वो किसी भी तरह का फ्रॉड या फिर मिस सेलिंग करते हैं तो इससे किसकी रेपुटेशन खराब होगी? बैंक की खराब होगी, क्योंकि कस्टमर को तो ये पता है कि भाई इस बैंक के साथ मेरा जो है लोन चल रहा है, उसको थोड़ी पता है कि ये फी बेस्ड इनकम के ऊपर इनको हायर किया गया डीएसए मॉडल के अंदर। तो डीएसएज ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है कई बार झूठे प्रॉमिस कर देते हैं फॉर द टर्न अराउंड टाइम कि भाई आज आप लोन की एप्लीकेशन सबमिट करो, कल आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे, परसों आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से रेपुटेशन जो है बैंक की खराब हो जाती है बाय दिस फेक प्रोमिसेस भी। इसके अलावा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं दीज आर नॉट लॉयल टू द बैंक, नीदर दे आर अकाउंटेबल टू द बैंक। ऑब्वियसली क्योंकि इनको जो फी बेस्ड कंपनसेशन पे हायर किया गया है, सो दे विल नॉट बी लॉयल एंड अकाउंटेबल एट ऑल भी। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं प्योरली फोकस करते हैं ऑन द सेलिंग बाय पुशिंग द प्रोडक्ट। इनको कोई लेना देना नहीं है कि जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, उसको ज़रूरत कौन से प्रोडक्ट की है। इनको मतलब किस चीज़ से कि भाई हम लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल आउट करना है और अपने लिए एक हाई कंपनसेशन जो है फैच करनी है। सो दीज आर द इश्यूज विच आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नाउ। शक्ति बैंक हैज एंटर्ड इनटू मल्टीपल स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स to expand its retail loan portfolio. It has partnered with real estate builders as a preferred financier, where it approves selected projects and in return receives customer referral for the home loans. The bank also offers concessions such as waiver of the processing charges. Additionally, जो बैंक है वो collaborate करता है with the automobile dealers by setting up the dedicated counters in the showroom. It provides loan to the dealer against receivables and offers concessional interest rate along with the waiver of processing charges to customer purchasing the vehicles. Further, during the admission season जो बैंक है वो एक काउंटर सेटअप करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर और एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को बेस्ड ऑन देयर
merit भी. So this is the case study of Shakti Bank. Now based on this case study, which of the following statements correctly reflects the features of such tie-ups भी. So your statements are: banks act as a preferred financier for builders and receives customer referrals. Bank provide concessional interest rate and waive processing charges in tie-up with auto dealers. Bank set up counters in educational institutions and offer education loans based on the merit. In tie-up with the builders, bank directly construct real estate project for the customers. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 भी. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. अब फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है कि जो टाई अप है वहां पे जो बिल्डर है वो बैंक इन टाई अप विद द बिल्डर, बैंक जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट कर देते हैं रियल एस्टेट प्रोडक्ट को फॉर द कस्टमर, बैंक नहीं कंस्ट्रक्ट करता है. दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन. अब ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेम किया गया है फ्रॉम द टाई अप मॉडल गाइस. ठीक है, तो टाई अप मॉडल को हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं. बैंक्स के द्वारा टाई अप किए जाते हैं विद बिल्डर्स इन केस ऑफ होम लोन्स, विद ऑटो डीलर्स इन केस ऑफ ऑटो लोन या फिर व्हीकल लोन, एंड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन केस ऑफ एजुकेशन लोन्स. तो इन टाई अप मॉडल्स को हम लोग जो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. अब देखिए टाई अप मॉडल हम लोगों ने देखा कि होम लोन, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन के केस में देखने के लिए मिल रहे हैं. अब जब भी होम लोन के केस में टाई अप किया जाएगा तो किया जाएगा विद द बिल्डर. अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. मान लेते हैं कि भाई डीएलएफ के द्वारा जो कुछ फ्लैट कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं. अब एक कस्टमर को इन फ्लैट्स में से एक फ्लैट जो पसंद आ जाता है जिसकी कीमत हम लोगों को लगभग 70 लाख रुपए जो है वो देखने के लिए मिलती है. इट इज़ अ 3 BHK फ्लैट. ठीक है, अब 70 लाख रुपए में जो फ्लैट पसंद आता है तो ये डीएलएफ क्या बोलता है इस कस्टमर को कि भाई आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को ये घर लेना है और इसके लिए लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कीजिए कि आप लोग जो है एक्सिस बैंक के साथ में जो है वो हमारा टाई अप है, उस एक्सिस बैंक के थ्रू अगर आप लोग जो लोन लेते हैं तो आप लोगों को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे दिया जाएगा. ठीक है, और आप लोगों के जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो भी वेव ऑफ कर दिए जाएंगे भी. तो अब यहाँ पे जो डीएलएफ है उसको क्या हो गया, डीएलएफ के लिए यहाँ पे एक उसका फ्लैट सेल हो गया, बैंक को जो है वो उसका एक कस्टमर मिल गया जिसको उसने लोन डिसबर्स कर लिया और कस्टमर को ईजी टर्म के ऊपर लोन मिल गया गैस. तो तीनों पार्टीज के लिए यहाँ पे जो है वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई. अब यहाँ पे जो बैंक है इट इज एक्टिंग एज अ प्रेफर्ड फाइनेंशियर फॉर द होम लोन. ठीक है, कंसेशंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा टाई अप मॉडल के अंदर प्रोसेसिंग चार्जेस को लेकर के. अब यहाँ पे जो बैंक है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देगा बिल्डर के कि भाई हम लोग आपके इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं और बदले में जो बिल्डर है वो कस्टमर्स को रेफर करेगा टू द बैंक फॉर द होम लोन भी. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज टाई अप विद द ऑटो डीलर्स. अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है, जैसे मान लो कि भाई स्कॉर्पियो एन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है ना, स्कॉर्पियो एन इज अ न्यू व्हीकल. ठीक है, अब स्कॉर्पियो एन परचेज करनी है एक इंडिविजुअल ने तो वो महिंद्रा के शोरूम के अंदर जाता है अभी. अब महिंद्रा के शोरूम में जैसे ही वो जाता है तो यहाँ पे उस स्कॉर्पियो एन का जो प्राइस है वो लगभग 21 लाख रुपए देखने के लिए मिलता है. इसके लिए उसको अब लोन की रिक्वायरमेंट है. तो ये जो महिंद्रा शोरूम है इट इज़ नेम्ड अंडर भगवती मोटर्स. ठीक है, भगवती मोटर्स के नाम पे ये डीलर का नाम हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, तो ये बोलते हैं कि सर अगर आपको लोन चाहिए स्कॉर्पियो एन को परचेज करने के लिए तो हमारा टाई अप है विद द एचडीएफसी बैंक. तो आप एचडीएफसी बैंक का काउंटर आप लोगों को हमारे ही शोरूम में देखने के लिए मिलेगा. 12 बजे के बाद वो आते हैं बैंक के एम्प्लॉय, आप उनसे बात कर लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे लोन प्रोवाइड करने में. अब यहाँ पे होगा क्या कि जो एम्प्लॉई है जो बैंक है उस बैंक को ईजिली जो है वो क्या मिल गया, कस्टमर मिल गया फॉर प्रोवाइडिंग द व्हीकल लोन, जिसके थ्रू वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम फैच कर पाएगा. जो भगवती मोटर हु इज़ अ ऑटो डीलर उसकी जो है वो एक गाड़ी सेल हो गई, उसकी एक स्कॉर्पियो एन सेल हो गई. इसके अलावा जो कस्टमर है उसको इजी टर्म के ऊपर लोन मिल गया. तो यहाँ पे भी तीनों के लिए जो है विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई. अब जब भी ऑटो डीलर के द्वारा मतलब यहाँ ऑटो डीलर के साथ में टाई अप किया जाएगा और लोन प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन प्रोवाइड किया जाएगा और कई बार हम लोगों को वेव ऑफ होते हुए देखने के लिए मिलते हैं प्रोसेसिंग चार्जेस भी भाई. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में जब टाई अप करेगा बैंक तो जब भी एजुकेशन लोन लेना होगा, जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है जिसने बीटेक करनी है. ठीक है, बीटेक करनी है उसने फ्रॉम द बिट्स पिलानी, मान लेते हैं बिट्स पिलानी से जो है वो बीटेक करनी है. अब यहाँ से बीटेक करने का जो खर्चा है वो लगभग 25 लाख रुपए हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है अभी. अब 25 लाख की उसको एजुकेशन लेनी है, इसके लिए उसको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है.
तो ये जो बिट्स पिलानी है ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो है वो टाई अप है विद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू अगर लोन करवाते हैं तो आप लोगों को कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल जाएगा, मॉरेटोरियम पीरियड वगैरह भी बढ़िया ऑफर कर देंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग चार्जेस भी वेव ऑफ हो जाएंगे। हमारे ही यहीं पे एकेडमिक जहाँ पे हमारी ब्रांच है वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉय जो बैठे होंगे उनसे आप बात कर लो। अब यहाँ पे भी क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा को अपना कस्टमर मिल गया फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन लोन, ठीक है, बिट्स पिलानी के लिए एडमिशन हो गई, अब एक स्टूडेंट की एडमिशन हो गई और इंडिविजुअल को लोन मिल गया इजी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। सो अगेन अ विन विन सिचुएशन इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस टाई अप मॉडल फॉर द बैंक कस्टमर एज वेल एज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी। तो ये हम लोगों ने टाई अप मॉडल्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं को लेंडिंग के बारे में भी। तो देखिए को लेंडिंग की जो गाइडलाइंस हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2020 के अंदर दी जाती हैं कि भाई बैंक और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनको मिल करके जो है वो को लेंडिंग करनी है, मिल करके जो है फंड को लेंड करना है गाइस। अब ये जो गाइडलाइंस लाई गई इनका प्राइमरी फोकस क्या था कि जो हमारा अंडरसर्व्ड सेक्शन है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वहां तक हम लोगों को फंड्स के क्रेडिट को फ्लो करवाना है एट द लोअर कॉस्ट ऑफ फंड, और हम लोगों को ग्रेटर रीच यहाँ पे जो है वो अपनी पहुंचानी है फॉर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट टू द कस्टमर। अब इसके लिए बैंक्स को क्यों चुना गया, क्योंकि बैंक्स के थ्रू इजी जो मतलब लोअर कॉस्ट ऑफ फंड के ऊपर जो लोअर कॉस्ट के ऊपर जो फंड्स थे वो प्रोवाइड किए जा सकते थे, जबकि एनबीएफसीज की ग्रेटर रीच देखने के लिए हम लोगों को मिलती थी। इसीलिए एनबीएफसीज और जो बैंक्स थे इनको यहाँ पे जो है वो लाया गया कि भाई मिल करके जो है आप लोग को लेंडिंग कीजिए भी। सो दिस वाज द को लेंडिंग मॉडल जिसकी गाइडलाइंस लाई गई 2020 के अंदर बाय द आरबीआई। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग बात करें कुछ फीचर्स के बारे में, तो हु आर एलिजिबल काउंटर पार्टीज फॉर को लेंडिंग। सो ऑल द रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर एलिजिबल हियर। एलिजिबल एसेट क्लास मतलब किस तरह के लोन जो है प्रोवाइड किए जा सकते हैं को लेंडिंग मॉडल के अंदर। सो ऑल दी लोन्स विच आर क्वालिफाइंग फॉर प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं उन सभी लोन्स को जो है वो हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए एलिजिबल एसेट अंडर को लेंडिंग मॉडल। और सभी लोन जो कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं एज पर मास्टर डायरेक्शन ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर इशूड बाय द आरबीआई। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, एक्चुअल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उनको बूस्ट करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस का पार्ट माना जाता, पार्ट कंसिडर किया जाता है, सो दैट उनको जो है वो इजीली क्रेडिट जो है प्रोवाइड किया जा सके, इजीली बैंकिंग की प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है प्रोवाइड किए जा सकें। तो वो सभी लोन जो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस को क्वालिफाई कर जाएंगे उन सभी लोन्स को जो है वो एलिजिबल एसेट माना जाएगा अंडर द को लेंडिंग मॉडल। अब यहाँ पे बैंक की कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 20% जो एक्सपोजर है दैट इज टू बी रिटेन्ड बाय द एनबीएफसी, और जो बैंक है वो मैक्सिमम 80% दे सकते हैं। मतलब अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई 100 रुपीज़ का लोन अमाउंट है तो वहाँ पे 20 रुपये मिनिमम जो है एनबीएफसी देगा और बैंक मैक्सिमम 80 रुपये जो है यहाँ पे दे सकता है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जिस भी एनबीएफसी को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है दैट शुड बी द रजिस्टर्ड वन फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके अलावा जो एनबीएफसी है उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसने पहले भी जो है वो इस तरह की कोई लेंडिंग वगैरह कर रखी है, ठीक है। जियोग्राफिकल रीच हम लोगों को जो है अच्छी देखने के लिए मिलनी चाहिए एनबीएफसी की। रोबस्ट क्रेडिट और कलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए एक एनबीएफसी के पास में। अलॉन्ग विद दिस कॉम्पेटिबल सिस्टम कैपेबिलिटीज, मतलब जिस बैंक के साथ में मिलकर के उसको लेंडिंग करनी है तो सिस्टम की कॉम्पेटिबिलिटी वहाँ पे मैच होनी चाहिए एनबीएफसी के साथ में बैंक की। कॉम्पिटेंट मैन पावर, मतलब एक अच्छी खासी वर्कफोर्स जो होनी चाहिए, क्योंकि एनबीएफसी को इस पर्टिकुलर मॉडल का पार्ट बनाया क्यों गया है, क्योंकि इनकी एक ग्रेटर रीच हम लोग जो है वो अचीव कर पाएंगे इस। आफ्टर दैट यील्ड की अगर हम लोग बात करें, मतलब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो सिमिलर pricing of the underlying loans or for the portion on the bank's contribution to be in line with the applicable regulatory direction on the interest rate on advances। मतलब जो जनरल इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, जनरल जैसे अगर मान लो कोई होम लोन दिया जा रहा है नॉट इन को लेंडिंग मॉडल, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट विच इज गिवन बाय द बैंक्स एंड गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने को लेंडिंग मॉडल के बारे में बात कर ली। सो गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग जो हो किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लें, जहां जाते ही आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें आप लोगों को जेआईबी के लिए जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को जेआईबी एग्जाम की करवाई जा रही है by covering all the topics comprehensively with the help of concept classes जो कि 15 से 20 मिनट की रहेंगी। इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं, और आप लोगों को जो अभी स्क्रीन के ऊपर ये लाइव क्रैश कोर्स दिख रहा है इस कोर्स का एक्सेस भी अभी के लिए मास्टर कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है अभी। सो
आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं विच आर वेरी क्रिस्प इन नेचर भी। सो इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने इस JIB एग्जाम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोगों को चाहिए कि भाई इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है सिर्फ IIFS के या फिर PPB, AFM या फिर RBWM के इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है, तो यहीं पे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका यूज आप लोग कर पाएंगे फॉर प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट कॉम्प्रिहेंसिवली भी। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स की शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं। इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं भी। और इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग खुद को टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर भी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।